आज का दंगल बिहार में न्यू ईयर पर नए ऑफर को लेकर है। यह ऑफर लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार को मिला है। हालांकि 10 साल में 5 बार पाला बदल चुके नीतीश कुमार की पार्टी के नेता साफ इनकार कर रहे हैं कि वो इस बार एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन लालू यादव ने साफ कहा है कि वो नीतीश को माफ करने के लिए तैयार है। उधर तेजस्वी यादव 2 दिन पहले तक कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, लेकिन जब से लालू यादव ने बयान दिया है, आरजेडी के नेता भी पशोपेश में है। कह रहे हैं कि हर गांधीवादी का आरजेडी में स्वागत है और नीतीश कुमार भी गांधीवादी है। इन चर्चाओं और कयासों के बीच नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश है। हाँ, एक तस्वीर उनकी काबिले की गौर कर रही। जब राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश और तेजस्वी का आमना सामना हुआ तो सीएम को नमस्कार कर रहे तेजस्वी के हाथ को पकड़कर आशीर्वाद दिया गया। इन तस्वीरों का मतलब और असर नेता बताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों का मतलब और असर नेता बताएंगे, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी चर्चा बहुत तेजी से परवान चढ़ रही है। आरजेडी के एक नेता भाई वीरेंद्र ने तो भरोसे के साथ कहा है कि खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद खेला होगा। पिछले साल इसी जनवरी में नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा था। केंद्र में सरकार बनाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा। फिर भी अगर अगले चुनाव में बिहार के सीएम के चेहरे को लेकर सियासत शुरू हुई है तो असर से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच बिहार के खरमास के बाद खेला होगा। क्या केंद्र की सरकार के मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने का जोखिम उठाएंगे और नीतीश के सामने लालू के ऑफर के क्या सियासी मायने या नतीजे हो सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। बीस साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? क्या लालू यादव ने नीतीश को ऑफर दिया? क्या नीतीश पर आरजेडी में कंफ्यूजन है? क्या चुनाव से पहले बिहार में खेला होगा? इन तमाम आशंकाओं, उम्मीदों और कयासों के पीछे नेताओं की वो बयानबाजियां हैं जिनका सिरा पकड़कर सियासी पंडित नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान से, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगले चुनाव के सवाल पर अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। विजय सिन्हा ने कहा बीजेपी के सीएम का सपना बाकी है। भाई वीरेंद्र ने कहा खरमास के बाद खेला होगा और लालू यादव ने कहा नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। लालू यादव का ये बयान क्या नए साल पर नीतीश कुमार के लिए राजनीति का रिन्यूअल ऑफर था? दावों और सफाइयों की होड़ लग गई। आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? लालू जी डर चुके हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन और परेशानी कहाँ? हम लोगों का तो साफ है, मुख्यमंत्री जी ने बार बार स्पष्ट किया है, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। नीतीश को लालू के ऑफर पर पैदा हुए इस कंफ्यूजन की कहानी नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण तक पहुंच गई। एक तरफ बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ में पक्ष विपक्ष के सभी नेता पहुंचे थे, तो दूसरी ओर इस सवाल के जवाब की तलाश थी कि लालू के ऑफर पर नीतीश क्या कहते हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज भोज का दिन है, आज हालांकि राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बाद भी इन राजनीतिक सवालों का कोई जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन सियासत थमी नहीं। जुबानी जंग का मामला बीजेपी आरजेडी से एनडीए इंडिया तक पहुंच गया।
देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं और उन्होंने जो बातें कही है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आएंगे, तो उनका तो दरवाजा आदरणीय लालू जी का सदैव खुला रहता है। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व तो फिर 2025 हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बहुत बड़े जनाधार से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और ये दिन में जो लोग सपने देखने हैं, देखने दीजिए। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बिहार में इतनी अनिश्चितता इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार 10 साल में 5 बार पलटी मार चुके हैं। 2013 में बीजेपी छोड़ी, 2015 में आरजेडी कांग्रेस से हाथ मिलाया, 2017 में फिर एनडीए में आ गए, 2022 में फिर आरजेडी कांग्रेस के साथ आ गए, 2024 में फिर एनडीए के साथ आ गए और तब से कई मौकों पर पीएम के सामने भी कह चुके हैं कि अब वो एनडीए नहीं छोड़ने वाले। लेकिन नीतीश को जानने वाले उनमें अब भी संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से सीएम कुर्सी छीनने के बाद। शशि भूषण, पटना, आज तक। शुरुआत करेंगे नीरज कुमार जी से। नीरज जी, न्योता मिल चुका है आपको। आज जब नए राज्यपाल शपथ ले रहे थे तो वहां पर भी जो नजरों में एक दूसरे के साथ बातचीत हुई है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की, वो भी सब लोगों ने देखा हुआ है। क्या कहा गया है कि एक नया पोस्टर भी आपने निकाला हुआ है 1 जनवरी को। 2030 तक आप नीतीश कुमार चाहते हैं, तो क्या स्विचिंग का कुछ तैयारी चल रहा है? आरजेडी के न्योते पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो 9 वर्ष की बधाई। माननीय लालू प्रसाद जी तो राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी को इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे पुत्र तेजस्वी में वह राजनीतिक तेज नहीं है। चूंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, उपचुनाव का जो परिणाम आया, उससे यह उनको एहसास हो गया कि मेरे बेटे के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं हाथ लगने वाली। तो स्वाभाविक रूप से स्थिति का एहसास लालू जी को हुआ होगा। लालू जी तो अनुभवी खिलाड़ी है। लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर आश्चर्यचकित हूं कि एक ऐसे पुत्र है तेजस्वी यादव जी जो अपने पिता की भावना का जिन्होंने अनादर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उनकी भावना को। मीडिया पर ही उन्होंने अपरोक्ष रूप से आरोप लगा दिया कि आप लोग पूछते रहते हैं। अरे सच तो यह है, जो इसको कबूल करिए ना कि तेजस्वी यादव में राजनीतिक तेज नहीं है। तेजस्वी जी पर राजनीतिक भरोसा लालू जी को नहीं है। लालू जी को पता है कि बिहार की आबो हवा क्या चल रही है, इसका और कोई निहितार्थ नहीं है। मृत्युंजय तिवारी, आपने सुना क्या कह रहे हैं आपके होने वाले दोस्त या हो सकने वाले दोस्त? कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है लालू जी को, इसके लिए न्योता दे रहे हैं। और आप यहां पर आपका बयान में देख रहा था, आपने कहा कि भाई बड़े भाई छोटे भाई है, इसके लिए साथ में भी आ सकते हैं सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए। लेकिन ये तो न्योता स्वीकारने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे मृत्युंजय जी। देखिए, ऐसा है साहिल जी कि अब 2025 में बिहार का चुनाव होना है विधानसभा का, और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने ठाना है एनडीए की इस डबल इंजन सरकार को हटाना है, बेरोजगारी को भगाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। तो देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के कहने का मतलब, जब मीडिया के साथियों ने ये पूछा कि आदरणीय नीतीश जी के लिए दरवाजा खुले हैं आपके, तो भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई वाला है, पुराने मित्र रहे हैं। हम उन बीजेपी के नेताओं के तरह नहीं हैं। जब आदरणीय अमित शाह जी ने कभी पटना में कहा था कि नीतीश जी के लिए सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद हुए, लेकिन जब सत्ता में आना था तो खिड़की वेंटिलेटर सब तोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए। आदरणीय लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं और उनके यहाँ दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा बंद
लगाकर चाबी लेकर भागने की राजनीति ये सब एनडीए के लोग करते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा ना, ये देखिए रिश्ता जो होता है वो अलग है, लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं चाचा है, लेकिन की बात नहीं है। चाचा को आदरणीय नीतीश जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। जी जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए राजनीतिक रिश्ता और चाचा भतीजे का रिश्ता अलग होता है। राजनीति में रिश्ता तो बदलता रहता है ना, कभी चाचा कभी विरोधी, इसीलिए उस पे क्या है। अब तो लालू जी कह रहे हैं कि आप आ जाइए करके हमारे साथ में। हमने तो कहा क्यों कह रहे हैं? राजनीतिक तेजस्वी यादव तौर कुछ पर- और कहते हैं, लालू यादव कुछ और कहते हैं। अब कोई नहीं, लालू जी ने क्या कहा, जब मीडिया के साथियों ने पूछा बीजेपी को छोड़कर आएंगे, अगर कोई दरवाजे पर आ जाएगा तो क्या करेंगे। दरवाजे पर अगर कोई आ जाएंगे तो लालू प्रसाद जी तो भोलेनाथ है, सबको पता है, कितने लोगों को माफ कर दिया। नहीं, लेकिन लालू तेजस्वी तो जी कह रहे हैं ने कि जो दरवाजा कहा बंद है, कर देंगे, उसका स्पष्ट खोलेंगे ही संदेश नहीं है कि अगर अब आएंगे तो दरवाजा ही बंद कर देंगे। दरवाजा, तेजस्वी तो कह रहे हैं दरवाजा ही बंद कर देंगे। दरवाजा तो जनता बंद कर, हम तो कह रहे, तेजस्वी जी वही कह रहे हैं जो बिहार की जनता कह रही है कि अब एनडीए के लिए सत्ता में आना, दरवाजा बंद कर देगी जनता, नहीं आ पाएगी। ये सता रहा है डर। अब जेडीयू अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है। शिंदे जी का हाल महाराष्ट्र में देखा है जेडीयू ने, तो बीजेपी की नजर नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर है। जेडीयू दो धड़ा में बटा हुआ है। नीरज कोई कुमार कुछ कह रहा है, कोई जवाब कुछ दीजिए, कह रहा है। उसके बाद सुधांशु जी के पास चलेंगे। लाचार है, बेबस नीरज है, कुमार जवाब मजबूर दीजिए। है। बिहार संभल नहीं रहा है, टाइड है, 2022 रिटायर्ड में है। एक अब मात्र तेजस्वी साहिल जी, सरकार शिंदे ने जो चाहिए किया बिहार उसके को, बाद ही तो आप गए बिहार थे ना को आरजेडी के साथ में। आगे बढ़ाना है। मृत्युंजय जी सुन लेते हैं नीरज कुमार जी। बुरा बात पार्टी बचाने के लिए आप जा चाहे सकते हैं, लालू जी उम्मीद सही लगा है, के बैठे हैं चाहे आरजेडी तेजस्वी- वाले। जी जी चाहे दोनों में एक ही सही है ना। लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या राजनीतिक रूप से वो बेहोश हो गए, उनके बयान को अगर तेजस्वी यादव उसका खंडन कर रहे हैं तो कौन सही है? आप तो यही ना पूछ रहे हैं कि दोनों में से कोई सही है कि नहीं सही है। हमारा सवाल केवल यही है कि दोनों में से कौन सही है, तेजस्वी यादव सही या लालू यादव सही। अगर लालू यादव गलत तो तेजस्वी यादव यह बोले कि हमारे पिता गलत बोल रहे हैं। ये बस बहुत ज्यादा इसमें विवाद की जरूरत है नहीं। और नीतीश कुमार जी का क्या होगा, 2025 में क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ तय हो चुका। लोकसभा चुनाव में 30 सीट, उपचुनाव में 4 सीट हम लोग 500 सीट जीत गए। कहाँ तय हुआ? कहाँ कोई, अब जनता का जनादेश तो हमारे अनुकूल है। भाई नहीं, लेकिन क्या दोनों में मुख्यमंत्री से बनेंगे कौन क्या? सही, वही लालू बनेंगे जी क्या? की तेजस्वी आपने जी? आज कोई पोस्टर जारी किया है? आज तक के एजेंडा इसमें कोई विवाद है क्या? इसमें कोई बहस है क्या कि नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की आकांक्षा, इसमें कहीं विवाद है? एनडीए के घटक दल विवाद है। चलिए सुधांशु जो जी, लोग खरमास की क्या बात कर नीतीश रहे कुमार ही हैं, खरमास अगर के एनडीए कल की सरकार आती है, नहीं सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर एनडीए की सरकार आती है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि एजेंडा में जब अमित शाह आए थे तब तो वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग वगैरह होगी, उसके बाद तय होगा वगैरह। अगर एनडीए की सरकार आ रही है, अब आप पैच कर दीजिए, ज्यादा पूछिए नहीं। मेरे ख्याल से सुधांशु जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज जी आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि एजेंडा आज तक में अमित शाह आए थे, वो बोल रहे थे कि बाद में तय होगा, कि कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद तय होगा। क्या इस बार भी आप मांग होगी कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के लिए घोषणा कर दी जाए पहले से ही? ढांचा है 15 जनवरी से, मैं आपको बता रहा हूं डेट, एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष लोग जिला सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं हर एक जिला में। तो किस बात की चर्चा होगी वहां चर्चा यही ना होगी कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो घटक दल के 5 घटक दल का शीर्ष नेतृत्व, और बिहार में किए गए काम और केंद्र सरकार का सहयोग, इसी बात की चर्चा होगी ना। और एनडीए का घटक दल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता ने इसको स्पष्ट कर दिया है
बाजाबता क्लियर किया है कि 2025 लेकिन नीरज जी क्या है ना, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो इसमें कहा कोई जी बताया जाए। नहीं देखिए यहां पर भी तो नेतृत्व में आप महाराष्ट्र को देखते हैं। बोलिए। 2022 में आपको याद है कि आप क्यों गए थे आरजेडी के साथ, क्यों गए थे आप? क्योंकि 2022 में क्या हो गया कि शिवसेना में फूट हो गई, एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बना ली, उसके बाद वही पार्टी असली पार्टी बन गई और उसके बाद वो चले गए बीजेपी के साथ में, मुख्यमंत्री बन गए। आपको डर तो यही था ना, नीतीश कुमार ने तो यही बोला था, आरसीपी सिंह आपको याद होंगे, उनको तो पार्टी छोड़नी पड़ी थी। तो क्या अभी दोबारा अभी देखिए क्या हो गया कि उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बने, बीजेपी के नंबर ही इतने आ गए। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूं, बिहार और महाराष्ट्र में अंतर है। देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री रहे थे, यहां कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? यहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और 43 एमएलए की पार्टी, 43 एमएलए था। इंडी गठबंधन जब हमने छोड़ा तो देखिए क्या हालत हो गया, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। और हमारी ताकत क्या है, हमारे बारे में तो कहा जा रहा था कि 2 सीट इनको खत्म हो गया, जेडीयू फिनिश पार्टी है, तो 12 सीट हमको लोकसभा सीट में स्ट्राइक रेट हमारा देख लीजिए। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुधांशु त्रिवेदी अपने साथ सबको जुड़ भरोसा चुके हैं। नीतीश कुमार जी पर है। कहीं सुधांशु जी क्या महाराष्ट्र में जो हुआ था वही डर के वजह से ये बातें तो नहीं आ रही है दोबारा? क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इतनी साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जेडीयू का तो मांग है कि भाई उनको ही बनाना चाहिए, 2030 तक का पोस्टर भी जारी कर दिया उन्होंने। देखिए पहली बात साहिल जी, जो अभी कहा गया उसको मैं संशोधन कर दूं। जो आपने कहा एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। चुनाव से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों डिप्टी सीएम थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि किसके नेतृत्व में आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो शिंदे जी ने मुस्कुराते हुए देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ देखा, देवेंद्र फडणवीस जी ने शिंदे जी की तरफ देखा और शिंदे जी ने कहा हमारा काम ही हमारा मुख्यमंत्री होगा। ये रिकॉर्डेड है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके देख सकता है। यहां पर जैसी दूसरी एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे भी याद है, डिफरेंट है, मगर सर दूसरी एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे भी याद है जिसमें साफ शब्दों में कह दिया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है करके। ये मुझे भी याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के बारे में आप मुझे एक बार दिखा दिए इसमें कहा हो कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। ये वैसा ही कंफ्यूजन है जैसे उद्धव ठाकरे जी को उस जमाने में हुआ था। मगर हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। यदि देवेंद्र फडणवीस जी सीएम रह के डिप्टी सीएम रहे तो एकनाथ शिंदे जी के भी उस कद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि हमारे यहां सब मिलजुल कर कार्य करने का विचार रहता था। तो किसी भी प्रकार हाँ समस्या वहां थी जहां मुख्यमंत्री पद के लेके ही महाविकास अघाड़ी बना था और वहां पर लोग मांग करते रहे। उद्धव ठाकरे जी ने कहा मुख्यमंत्री घोषित करिए, शरद पवार जी ने कहा नहीं घोषित करेंगे। हमारे यहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई थी। अब मैं आता हूं बिहार के ऊपर। देखिए बिहार में साहिल जी समझना चाहिए, लालू प्रसाद यादव जी बहुत परिपक्व नेता है, बहुत समझदार नेता है। उन्होंने नब्ज समझ ली है लोकसभा चुनाव के बाद कि उनका गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी पार्टी जो कि लगातार 4 बार से चुनाव हार रही है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 2015 जो वो जेडीयू के साथ मिलकर लड़े थे, अब उन्हें यह भी समझ में आ गया है कि वो जो उनका परिवार के सारे बच्चे आ गए राजनीति में, अब 2 बेटे और 2 बेटियां आ गई हैं। इससे पहले उनके साले और उनकी पत्नी रही चुकी हैं। अब उनको यह भी समझ में आ गया, एक दौर में बिहार में वो कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है, अब बिहार वालों को समझ में आ गया तो एक कुनबा की सरकार है। और सबसे बड़ा जो महाराष्ट्र का निष्कर्ष है साहिल जी, वो समझना चाहिए विशेषज्ञों को, महाराष्ट्र नहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड, चारों का निष्कर्ष साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बहुत लंबी छलांग लगाने का प्रयास किया था वो चारों खाने चित्त गिरी है। यहां पर कि एनडीए की सरकार नहीं बनी है। मैं जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात कर रहा हूं, वहां भी कांग्रेस बहुत सेकंड फिडल रोल में है। तो लालू प्रसाद यादव जी ने समझ लिया कि उनका जो मुख्य गठबंधन सहयोगी है कांग्रेस, वो उनके लिए एक लायबिलिटी है, वो उनके लिए एक भार है। और इसलिए यह बयान दर्शाता है कि लालू जी ने अपनी पराजय को एक प्रकार से स्वीकार करना शुरू किया है और उस अवश्यंभावी पराजय से बचने की छटपटाहट में और अपने परिवार को बचाए रखने की छटपटाहट में एक वयोवृद्ध नेता द्वारा दिया गया ये बयान है। और मैं कहना चाहूंगा कि बिहार एकमात्र राज्य है जहां जातिगत सर्वे हुआ था, यानी जिसको ये लोग आजकल कहते हैं ना जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। तो अब बिहार में देख लीजिए,
लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, फिर राबड़ी जी रही, फिर उनके साले रहे, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी और उसके बाद दूसरी बेटी। वो जीत नहीं पाई रोनी आचार्य जी, मगर वो तो परिवार की गणना हो जाए संसद में पूरी, फिर कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। यही कांग्रेस में देखिए, राहुल जी लोकसभा में, माता सोनिया जी राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका भी आ गई लोकसभा में, अब परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी, अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना जरूरी। तो ये जो बुलम्मा चढ़ा हुआ था वो पूरी तरीके से बिखर गया है। अब जिसे कहते हैं शिजरा बिखर गया है, तो उस बिखराव की ये आहट है या बिखराव की ये छटपटाहट है? सर, सवाल तो मुख्यमंत्री पद को लेकर था। आपने पोस्टर देखा कि नहीं? 1 जनवरी 2025 का पहले दिन का पोस्टर है। 2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। अभी अभी नीरज कुमार जी ने कह भी दिया कि महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बने वैसे बिहार में नहीं हो सकता। सवाल तो मुख्यमंत्री पद को लेकर है ना, सुधांशु जी? ये भी मैं बताना चाहता हूं। देखिए साहिल जी, मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी गठबंधन सहयोगी पर दबाव नहीं बनाया है। बिहार का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज से 29 साल पहले जब हमारा पहला गठबंधन हुआ 1995 में के बाद 96 के चुनाव में, तब जनता दल नाम नहीं था, समता पार्टी था। समता पार्टी की 7 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 42 सीटें थी। मगर जब 99 में पहली बार सरकार बनी, पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, पर नेतृत्व नीतीश कुमार जी पे रहा। और आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को हमने सीएम बनाया था, 178 हमारे थे और 67 उनके थे। कर्नाटक में हमने कुमार स्वामी को सीएम बनाया था, 84 हमारे थे, 40 जेडीएस के थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है। कभी भी यह प्रयास नहीं, इनका गठबंधन उल्टा रहा। इन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने सीएम बनने के लिए कभी भी किसी गठबंधन का इस्तेमाल नहीं किया। बड़े दल होकर भी छोटे दलों के सीएम बनवाने के अनेक उदाहरण, और एक नाथ शिंदे जी का उदाहरण भी आपने देखा था पिछले चुनाव में। हाँ, नहीं, एक 22 का भी देखा, एक 24 का भी देखा। तो कौन सा उदाहरण लेना चाहिए हमको, 22 या 24 का? हमने आपको बताया, हमने आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र 4 उदाहरण बता दिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मैं नीरज कुमार जी से पूछूंगा इसको लेकर, हमने लेकिन उससे गठबंधन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह कुछ, साहिल जी ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछेंगे। उसके बाद नीरज जी से पूछेंगे कि भाई आपने सुना सुधांशु जी को। पहले अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। साहिल जी, अभी आपने देखा कि साल बदला है, अब सरकार बदलने वाली है। वो प्रदेश की भी बदलेगी और देश की भी बदलेगी। जैसे साल बदला वैसे ये भी सरकार भी बदलेगी, ये तय है। और बिहार से इसकी शुरुआत होगी। उसका कारण ये है, अभी सुधांशु जी जो बता रहे थे कि हम छोटे दलों को मौका देते हैं। हाँ, जरूर मौका देते हैं। जब उनसे स्वार्थ रहता है तोड़ के अपनी साइड में लाने के लिए, तो आप मौका देते हैं। और उसके बाद ये अपने जिसके बैसाखी पे ये आते हैं उसको खा जाते हैं। इनका रिकॉर्ड रहा है। अभी महाराष्ट्र में लेटेस्ट ही देख लीजिए, जब तोड़ के लाके बनाना था तो सीएम बनाया। उसके बाद कहा कि चुनाव के बाद, चुनाव में उनके नेतृत्व में लड़ा और उनको किस तरह से किनारे लगाया और क्या हालत वहां पे हो रही है। वही हाल अब नीतीश जी को भी पता है कि बिहार में वही चीज उनके साथ भी होने वाली है, क्योंकि इनसे 2 गुने ज्यादा सीट बीजेपी के पास है। और क्या करेगी बीजेपी, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वही करेगी नीतीश जी के भी साथ। जैसे दिल्ली में 2014 में तो अपने अलायंस पार्टनरों को साथ दिया, लेकिन 2019 और उसके बाद उनके साथ क्या किया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे बेनीवाल जी की पार्टी हो। तो और उत्तर प्रदेश में अब क्या कर रही है बीजेपी, हमारा जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनके हस्बैंड यहाँ मिनिस्टर हैं, वो बयान दे रहे हैं कि यूपी की एसटीएफ उनकी हत्या कराना चाहती है। लेकिन अखिलेश जी, एक मिनिस्टर आप अपनी सरकार पे अपने बात आपके होते हुए, मेरी बात हो जाए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपके होते हुए आरजेडी नहीं, लेकिन आपके होते हुए आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार आ जाइए, यानी आप दोनों में ताकत नहीं है, ये उसका मतलब नहीं निकलेगा अखिलेश जी? देखिए, मैं अभी आप इसका भी जवाब दे रहा हूं
तो जो अब यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अपने अलायंस पार्टनरों को खत्म करना खाना शुरू कर दिया है, और इसका आभास तो सबसे पहले अपने दल को हो गया है और लोगों को भी हो रहा है। जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि देखिए, जिसे भी हिंदुस्तान के लोगों को और हिंदुस्तान की जनता का, अपने प्रदेश की आवाम की चिंता होगी, वो बीजेपी से छुटकारा पाना चाहेगा। किस तरह से अभी वहां के नौजवानों के साथ सलूक किया गया बिहार में, आप दूसरे, उसका कारण ये है साहिल जी कि देखिए, बीजेपी को जो हार्ड कोर एजेंडा चाहिए, उस एजेंडे पे ही वो चुनाव लड़ सकती है। वो हार्ड कोर एजेंडा जैसे यूपी हुआ, जहां महाराष्ट्र हुआ, तो वो नीतीश जी के जरूरत क्या है बिहार में पूरा नहीं हो पा रहा है। एक मिनट सुनिए, मैं वही बता रहा हूं। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में रहते हुए बीजेपी अपना जो हार्ड कोर कम्युनल एजेंडा है वो लागू नहीं कर पा रही है, और ये जब लागू नहीं कर पाएगी तो बीजेपी बिहार में सरकार में वापस आने की संभावना 0 हो जाएगी। और बिहार के जनता के इंटरेस्ट में नीतीश जी वापस आएंगे, क्योंकि यह नीतीश जी जब लालू जी के साथ थे तो वहां परीक्षाएं हुई, पर्चा एक भी लीक नहीं हुआ, लाखों नौजवानों को नौकरी लगी, आज नौकरी कर रहे हैं। चलिए, लेकिन जैसे इनके सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर नीरज कुमार के पास चलेंगे। बाकी पर्चे लीक हुए और नौजवानों पे इस तरह से लाठी भाजी जा रही है। तो अब मैंने कहा, जैसा कि अभी साल बदला है, अब सरकारें बदलने जा रही हैं। अखिलेश जी, सुधांशु त्रिवेदी से जवाब सुन लेते हैं। देश में सुधांशु जी, दिल्ली की भी सरकार बदलेगी। सुधांशु जी सुनिए अखिलेश जी, आपने कहा साल बदला है, तो पिछले साल में ही हालात कितना बदला एक साल में वो देख लीजिए। 2024 शुरू हुआ तो इंडी गठबंधन के अंदर क्या चमक दिखाई पड़ रही थी कि बस हम आए हैं और उखाड़ फेंकेंगे। वो ख्वाब ऐसे बिखरे कि वो लोग, जो आप लोग एक दूसरे को, शायद वो पुराना फिल्मी गाना की लाइन फिट हो रही थी इंडी गठबंधन की जनवरी 2024 में कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और दिसंबर 2024 आते आते क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गाली गलौज हो रही है, किस ढंग के एक दूसरे के बारे में शब्द कहे जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन की स्थिति ये हो गई। आपने तो गठबंधन में रहते हुए कितने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति दूसरों के लिए की है। सबको याद है मध्य प्रदेश चुनाव 1 साल पहले की बात है, जिसमें कि अखिलेश जी के लिए क्या कहा गया कमलनाथ जी के द्वारा, अखिलेश वखलेश छोड़ो, बड़ा सम्मान था। अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, तो कांग्रेस ने कहा समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है। तो आप समझिए केजरीवाल जी ने गठबंधन में रहते हुए छत्तीसगढ़ में कहा कि देश के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। तो पंजाब के सीएम ने कहा कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक सबसे छोटी कहानी जो एक मां अपने बच्चे को सुना सकती है वो थी, एक थी कांग्रेस। जनाब आपके तो 1 साल में क्या हाल हुए जरा देख लीजिए। 24 के जनवरी से दिसंबर आते आते इंडी गठबंधन के दल ये एक दूसरे से मान लो कहने लगे कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, हम आज गुनहगारों की तरह। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोला है उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि इंडी गठबंधन का हश्र ये हो गया है कि वो ये कह रहे हो कि 100 रूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। कहां ख्वाबों ख्यालों में देख रहे हैं कि ये होने जा रहा है जनाब। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी हो गई। दीवार को ठोकर लगाने की भी जरूरत नहीं है, कह रहे हो, से बाहर करो, इसीलिए नीतीश जी की याद आ रही है। अखिलेश प्रताप सिंह जी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरजेडी के प्रवक्ता बैठे उनसे भी पूछेंगे। साहिल जी 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 साहिल जी, ये 2024 की बात करते हैं, फोन पे पापा वार रुकवा देने वाले सुना है आजकल अमेरिका में धरने पे बैठे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार में कम से कम हमको इनवाइट तो कर लिया जाए। ये हाल है विश्व गुरु का। हम इनके मंत्रियों के आपस में, चाहे गडकरी जी हैं, तमाम और लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहते हैं, जो बोलते थे कि एक अकेला सब पे भारी, अब बैसाखियों पे आने के बाद उनका क्या है, रुतबा जारी वापस लेने पड़ रहे हैं। चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वक्फ बोर्ड बिल का हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग बिल का हो, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मुद्दा हो। जो अपने आप को इतने बड़े अहंकारी दम्भी समझते थे, एक अकेला सब पे भारी, उनको पड़ गई बैसाखियों की सवारी।
हालात तो इनके इतने बुरे कर रखे हैं देश की, नहीं तो उसमें से कहीं पे भी नौजवानों को रोजी रोजगार कारोबार नहीं मिल रहा है। तो ये सबको देखिए, एक बार जरा ना जिसको भी आंकड़ों देश पर की चिंता अखिलेश होगी, जी। जो भी नॉन बीजेपी माइंडेड होगा, जो भी जो भी नॉन बीजेपी माइंडेड होगा, वो बीजेपी को कभी भी अपने कंधे पे ढोना सबसे बड़ा उसको नागवार गुजरेगा। वो जब भी उसे मौका मिलेगा वो बीजेपी को अपने कंधे से उतारेगा, और यही काम करेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू। आप नौजवानों पर लाठी बरसा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आप दूसरों को पूजा स्थलों पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़े तो फूल बरसाए जाएंगे, और नौकरी मांगोगे तो लाठी बरसाई जाएगी, गोली बरसाई जाएगी। दूसरों को पूजा स्थलों पर जाकर के आप उर्दंग करिए। बिना नीतीश के सरकार कैसे बदलेगी? यही तो खेल है ना, जिसके वजह से बीजेपी को भी चाहिए कि नीतीश हमारे साथ रहे, और आरजेडी भी कह रही है कि अभी आई है, हमारे दरवाजे खुलेंगे आपको। नीतीश जी के साथ ही इधर आने पे सरकार बदलेगी, मैं वही कह रहा हूं। मैंने आप ध्यान नहीं दिया, मैंने बताया नीतीश के साथ ही बदलेगी। नीतीश जी के रहते बीजेपी नीरज जी अपना हाथ, अभी तो कांग्रेस ने भी न्योता दे दिया। चलिए अब दो लोग न्योता दे रहे हैं आपको। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दे। नीतीश जी के रहते बीजेपी का हार्ड कोर कम्युनल एजेंडा नहीं लागू हो पा रहा है बिहार में, और ये बिना इसके बीजेपी सांस भी नहीं ले सकती। बिना इस कम्युनल एजेंडे के बीजेपी जनता के बीच में जा ही नहीं सकती। उसको कुछ और पहाड़ा आता ही नहीं है, उसको यही ककार आता है। नीरज कुमार आपको दोनों तरफ से न्योता आ रहा है। एक दिन पहले लालू यादव ने कह दिया दरवाजे खुले, अब कांग्रेस भी कह रही है कि आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन बाद में क्या होगा उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी ने दिया नहीं। तो अभी आपका क्या रुख रहेगा बताइए आप जरा नीरज जी। नहीं, पहला एकदम स्पष्ट रूप से देखिए आप साहिल जी, आप देश के बड़े चैनल के जरा माइन्यूटली वॉच करिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को दरकिनार करना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल से। अभी राजभवन मार्च हुआ, राजद को इस लायक नहीं समझा कि उस राजभवन मार्च में साथ रखा जाए। वामपंथी पार्टियां साथ में थी और कांग्रेस साथ में था, राजद को नहीं रखा साथ इन लोगों ने। अब कारण क्या है मैं नहीं जानता। दूसरा, रोजगार के सवाल पर मैं उस विमर्श में अभी कहिएगा तो अलग से एक विमर्श कर लीजिए। एक ही उदाहरण काफी है। लालू जी के परिवार की श्रीमती गुंजन यादव है, पुत्र वधू है, उसको नीतीश जी के राज में नौकरी लगा तो 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा, 1 पैसा नहीं लगा। और उसी घर के 2 युवक की नौकरी लगी तो लालू जी ने जमीन लिखवा लिया उससे। नीतीश कुमार जी की उपयोगिता क्या है इस सब लोग जानते हैं। और 7 निश्चय पार्ट 2 जिसको एनडीए गठबंधन घटक दल के हर घटक दल ने माना है, कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। हम लोग लोकसभा चुनाव मजबूती से जीते हैं, उपचुनाव जीते हैं। इतना तय मान लीजिए कि 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और जनता का जनादेश 225 के लगभग जाएगा, तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहाँ कोई विवाद है। आप आम लोगों से भी सर्वे करके निकाल त्रिवेदी जी मान ले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे अमिताभ तिवारी के पास भी जाना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ये मान ले हम लोग, सुधांशु जी, जैसे नीरज जी कह रहे हैं उस तरीके से। साहिल जी, आज की डेट में गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो कोई किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं जब मुख्यमंत्री हैं और सरकार हमारी चल रही है। मगर मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा अखिलेश जी के लिए, कहे थे एक अकेला सब पे भारी। नहीं सर, बात की बात करिए ना, भारी पड़ा है चुनाव के बाद की बात करिए। आपके अकेले के लिए कह रहा हूं। सुनिए सर 1 मिनट में। सर साहिल जी, अब मुझे पूरी बात करने दीजिए। जी। आज मैं कर रहा हूं, सवाल कौन पूछ रहा है? इंडी गठबंधन का नेता कोई है? बोलिए। संसद में इंडी गठबंधन का अस्तित्व ही नहीं है। मैं चुनौती देके पूछता हूं अखिलेश जी से और राजद के अपने मित्र से, बता दें लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने कोई लिख के दिया है लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को, जैसे हमने दिया हुआ है कि एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार विधानसभा में लिख के दिया हुआ है कि हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार। जो चैलेंज करता हूं, बताइए कौन है नेता?
भैया है ये नहीं एनडीए गठबंधन। ममता जी कह रही हैं अलग होना चाहिए, ये राहुल जी नहीं होने चाहिए, तो केजरीवाल कह रहे हैं राहुल नहीं होने चाहिए, तो शरद पवार कुछ और कह रहे हैं। सुनिए अखिलेश जी, वो आपके एनडी गठबंधन के दल कह रहे हैं एक अकेला यानी राहुल गांधी सब पे भारी, वो कह रहे हैं एक अकेला बहुत है भारी, ढो ना पाएंगे अब इसकी सवारी। अन्यथा मैं चुनौती दिया, वो बता दीजिए आपका लोकसभा और विधानसभा में और राज्यसभा में इंडी गठबंधन का नेता कौन है, बता दीजिए। यहां सीएम पीएम की तो बात ही नहीं है। पहले आप जवाब दे दीजिए, आप कब से? साहिल जी देखिए, एक मिनट अखिलेश जी आपके साहिल देखिए, बीजेपी मोदी जी और बीजेपी को इंडिया से कितना नफरत है कि वो इंडिया नहीं बोलते हैं। हमारे भारत से नफरत देखिए इनको कि इंडिया नहीं बोल सकते और कहते हैं हम राष्ट्रवादी, हम भारत के हैं, भारतीय हैं। अरे भैया, एक अकेला राहुल गांधी खड़ा होता है, 3 बार मोदी जी खड़े होके पानी पीते हैं, गृह मंत्री स्पीकर से कहते हैं प्लीज मेरी बचा लो। ये बात भी तो सही है ना, प्लीज मुझे। और सुनिए, नौ मिनिस्टर खड़े हो गए होते आपके हैं। 10 सेकंड जरा। मृत्युंजय तिवारी कब से हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं, उनके स्टेट का मामला है, उनके पास चले जाते हैं। मृत्युंजय तिवारी साहिल जी बोलिए। मृत्युंजय जी, साहिल जी आपने कई बार पूछा माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी से कि चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब हम लोगों की जो शंका है, जो लोग कयास लगा रहे हैं, क्यों है? जवाब नहीं दिया? देखिए चेहरा उतरा हुआ है हमारे भाई नीरज जी का, वो बोल ही नहीं रही है बीजेपी की मुख्यमंत्री होंगे नीतीश जी। अभी आदरणीय नीतीश जी दिल्ली गए थे, लेकिन वहां किसी भी शीर्ष नेता से बीजेपी के, ना तो नड्डा जी से, ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, ना अमित शाह जी से मिले, किसी से नहीं मिले। या तो समय नहीं मिला या मिले नहीं, ये तो वो जाने बताएंगे जेडीयू। लेकिन ये तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी बीजेपी और जेडीयू में ठनी हुई है सीएम की कुर्सी को लेकर के, ये सबको पता है। और इसीलिए ये सब कयास लगाए जा। जब आदरणीय अमित शाह जी से पूछा गया, जब उन्होंने नहीं कहा खुल करके कि हाँ नीतीश जी होंगे, उन्होंने मौन चुप्पी साध ली, तो इसी से जेडीयू के अंदर छटपटाहट है, गड़बड़ाहट है और बीजेपी जेडीयू में साफ नेवले का खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव जी जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए जिस तरह से उन्होंने रोजगार की भरमार की अपने 17 महीने के शासन में डिप्टी सीएम रहते हुए, जो उनका संकल्प है माई बहन मान योजना का 2500 माताओं बहनों के खाते में जाएंगे, पेंशन को लेकर के उन्होंने अपना पूरा ब्लूप्रिंट रखा है। कुमार कुछ कहना चाहते हैं सामने हमारी सरकार, लेकिन उससे पहले अमिताभ तिवारी पटरी पर ले जाएंगे बिहार को। पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग लड़ रहे हैं सत्ता की, मलाई खा रहे हैं। यहाँ छात्र वो सब ठीक है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते सर। मृत्युंजय जी, वो सब ठीक है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार को सब लोग चाहने लग गए? वहां बीजेपी कह रही है कि वो हमारे नेता तो बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं अभी तक वो नहीं पता चला है, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी दोनों उनको न्योता दे रहे हैं। नीरज जी बीच में बैठ के स्माइल कर रहे हैं, नहीं बीच में बैठ के स्माइल कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ तिवारी सांप्रदायिक नहीं, सुनिए तो, खिलाफ है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है, 35 वर्षों से लड़ाई लड़ रही है लालू जी से। बताए बीजेपी तो आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपके पास आता है तो? बीजेपी मृत्युंजय जी, अरे मृत्युंजय जी, तो अगर आपके पास नीतीश कुमार आते हैं तो आप क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? भाई देखिए यार, अब इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब जनता की बारी है, जनता की तैयारी है, तेजस्वी सरकार लाना है। ओके, ये जनता ने। चलिए नंबर देख लेते हैं। अमिताभ तिवारी, बड़े इंटरेस्टिंग नंबर है बिहार के। 3 चुनाव में लगातार हम देख रहे हैं। मृत्युंजय जी एक सेकंड, जरा नंबर्स रखने दीजिए मुझे नंबर्स रखने दीजिए। अमिताभ तिवारी, बड़े इंटरेस्टिंग नंबर है बिहार के। जनता दल यूनाइटेड के सीटें घटती जा रही है हर चुनाव में। अगर हम लोग 2015 से अगर हम देखें तो लगातार उनके वोट परसेंटेज भी उनका घटता जा रहा है, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट, वोट परसेंटेज उतना ही होते हुए भी उनका स्ट्राइक रेट जरूर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में 115 सीटें बीजेपी, 110 सीटें बीजेपी ने लड़ी, जीती 74 सीटें, स्ट्राइक रेट रहा
67% का। जेडीयू ने 115 सीटें लड़ी, लेकिन स्ट्राइक रेट रहा 37.4% का। उनका वोट परसेंटेज सिर्फ 1% से घटा। बीजेपी का वोट परसेंट ज्यादा तो बढ़ा नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका अच्छा रहा, जो महाराष्ट्र में भी हमने देखा हुआ है। क्या यही कारण है कि अब भी नीतीश कुमार दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी हो या महागठबंधन, दोनों के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट बने हुए हैं? या ये नंबर्स में स्ट्राइक रेट बीजेपी का बढ़ जाता है तो नीतीश कुमार का कद घट जाएगा? देखिए क्या है कि 2020 में तो क्या हुआ हम सबको पता है कि एलजेपी जो है वो एनडीए से अलग हो गई और सिर्फ जेडीयू के खिलाफ खड़ी हुई थी एलजेपी, भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई नहीं हुई। अगर आप इन 43 सीटों में 28 सीटें जोड़ दें जहां पर एलजेपी ने जेडीयू का गेम बिगाड़ा था स्ट्रेटेजिकली, तो जेडीयू की 71 सीटें आई होती और उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता। 15-16% वोट शेयर आज भी नीतीश कुमार जी का है। उनका जो सपोर्ट बेस है वो कुर्मी कोयरी प्लस लोअर ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी प्लस महादलित, क्योंकि महादलित कैटेगरी उन्होंने बनाई। जो आज हम सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं एसटी समाज में और ओबीसी समाज में, उन्होंने उसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। इसकी वजह से उनके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। और महिला वोट सबसे ज्यादा चर्चा में बिहार से शुरू हुआ और बिहार में काफी सालों से महिलाओं का जो टर्नआउट है वो पुरुषों से अधिक रहा है। तो इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से वो जिसकी तरफ झुकते हैं उसकी सरकार बन जाती है, क्योंकि भाजपा सेंट्रल लेवल पे नीतीश कुमार जी की पार्टी पे डिपेंडेंट है। तो भाजपा के पास उनको सीएम कैंडिडेट अनाउंस किए बिना कोई ऑप्शन नहीं है इस चुनाव में जाते हुए, क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर बीजेपी उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं बनाएगी तो उनके पास आरजेडी है, आरजेडी से ऑफर आ जाएगा और ऐसा वो पहले 2 बार कर चुके हैं। और यहां पर हाँ, अगर चुनाव के बाद भाजपा 110, 105, 110, 115 सीटें जीत जाती है महाराष्ट्र जैसा, तो जरूर हो सकता है कि बीजेपी अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जर्ट कर सके। लेकिन अमिताभ तिवारी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये भी है कि 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू ने चुनाव लड़ा, वोट प्रतिशत रहा उनका 16.83%, सीटें जीती 71। लेकिन वही बीजेपी के साथ जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब उनका वोट प्रतिशत 1% से घटा, लेकिन सीटें उनकी 20 तक घट गई, यानी 43 सीटें सिर्फ जीत कर आ गए। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आरजेडी के साथ रहेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर दिखता है कई बार। क्या इसी के वजह से, और जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी का वोट प्रतिशत नहीं घटा, बीजेपी का वोट प्रतिशत उतना ही रहा लेकिन सीटें बढ़ गई, तो अगर बिहार में भी यह स्थिति हो सकती है कि नहीं हो सकती कि वोट प्रतिशत बीजेपी का उतना ही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएगी, जिस तरीके से 2020 में हमने देखा था बीजेपी के साथ में सीटें 74 आ गई उनकी, वोट प्रतिशत रहा 19%। 2015 में बीजेपी का वोट प्रतिशत था 24%, लेकिन सीटें आई सिर्फ 53। देखिए क्या है कि क्योंकि जेडीयू आरजेडी या ओरिजिनल जनता दल से ही निकली है, तो अगर आप सीमलेस वोट ट्रांसफर देखेंगे आरजेडी और जेडीयू के बीच, वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच, तो वहां पे आपको आरजेडी जेडीयू में ज्यादा वोट ट्रांसफर आपको दिखेगा, क्योंकि जो वोट ब्लॉक कॉमन है, ओरिजिनल पार्टी दोनों का सेम है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन वहां पे कंसोलिडेट हो जाता है, लोअर ओबीसी ईबीसी भी कंसोलिडेट हो जाता है। हाँ, बीजेपी पे अब एक क्वेश्चन मार्क है, क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहेगी? क्या ये रिस्क उठा सकती है? क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने 2020 में ही चुनाव, लेकिन अब तो थर्ड पार्टनर भी उनके साथ में है ना अमिताभ। एलजेपी जिसका वोट शेयर 5 से 6% है, वो भी तो अभी एनडीए के साथ में है, जो पिछली बार अलग से चुनाव लड़े थे। अब तो वो तीनों साथ में, अब एक बार फिर महाराज जैसा ही खेल होगा, तीनों को बांटनी पड़ेंगी सीटें। हाँ, तो इस बार फिर सीट बंटवारा पे होगा, क्योंकि जेडीयू किसी भी हालत में बीजेपी से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं रहने वाली है, भले ही उसकी सीटें जो है वो 43 है और भाजपा की 75 से ऊपर है। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन, सीएम कैंडिडेट, इन सब पे जो है तकरार हो सकती है। सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुना अमिताभ तिवारी क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के पास चारा नहीं है, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो जीतने का कोई स्कोप ही नहीं है। अमिताभ जी के विश्लेषण से ही मैं बात शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि यदि चिराग पासवान जी उनके विरुद्ध नहीं लड़े होते तो 71 के करीब सीटें आती, 28-30 ज्यादा आती। तो इसका सीधा मीनिंग हो गया कि कांग्रेस और आरजेडी का तो बैंड बच जाता। यही हुआ ना,
वो सीटें अगर ज्यादा आती, जो कि जहां पर वो लग रही थी, और अब वो हमारे साथ हैं। और याद करिए साहिल जी, आपके आज तक के एजेंडा आज तक में आकर चिराग पासवान बोल के गए हैं कि जब 1 साल के बाद दोबारा वो इस एजेंडा आज तक में आएंगे, तब तक नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। ये रिकॉर्डेड बयान है। और अमिताभ जी के विश्लेषण में थोड़ा सा एक मतभेद रखूंगा। भाजपा और जदयू का जो वोट है, जो प्रभाव क्षेत्र है, सामाजिक समीकरण, वो एक दूसरे का पूरक है। जेडीयू और आरजेडी का जो है वो प्रतिस्पर्धी है। यहीं से समस्या हुई थी जब नीतीश कुमार जी छोड़े थे आज से 30 साल पहले। जो आपने कहा ना ओबीसी और एमबीसी, तो वो ओबीसी और एमबीसी में ही ज्यादा समस्या संघर्ष होता है। आप यथार्थ की बात समझ लीजिए। और ये उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ा है कि वो वोट बैंक जो हमारे साथ आता है, जब वोट बैंक वर्ड हम नहीं कहेंगे, सामाजिक जो वर्ग साथ में आते हुए एक दूसरे के पूरक हैं। और यही बिहार में भी है। समस्या तो यहां पर प्रतिस्पर्धा की है। इसलिए मुझे इस विश्लेषण के आधार पर बिल्कुल मैं अब आश्वस्त हो गया कि स्वीप करने जा रहा है एनडीए। ये आपके अमिताभ जी के विश्लेषण से एकदम साफ हो गया। जो आप बयान की बात कर रहे हैं एजेंडा आज तक की, उसी का एक बयान आपको सुना देते हैं कि जब यह सवाल पूछा गया अमित शाह से कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद, क्या महाराष्ट्र पैटर्न होगा, किस तरीके से होगा, तो उनका जवाब क्या था वो सुन लेते हैं। उसके बाद नीरज जी से उस पर सवाल पूछेंगे। अमित शाह जी ने क्या कहा था। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है, क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में। तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ, या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे, और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। तो अमित शाह यहां पर कह रहे थे कि फिलहाल तो वो इसके बारे में जवाब नहीं दे सकते, पॉलिसी डिसीजन होता है उसका, इस मंच पर तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चुनाव के बाद इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, बाकी एनडीए के घटक दल बैठेंगे, और उसके बाद ही इस पर कुछ सलाह मशवरा होगा, और उसके बाद तय होगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर